आज रिवीजन नहीं करते, थोड़ा लेट हो गया क्लास को, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज हमें स्टार्ट करना था सेक्शन 96 से, मींस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना। तो सेक्शन 96 टू 106, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि 96 से 106 तक का जो पार्ट है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डील करता है। और इस पार्ट को जब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि चैप्टर 4 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। One is called excusable defenses and another is called justifiable defenses. तो ये जो पार्ट है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू 106, इस पार्ट को जस्टिफिएबल डिफेंस भी कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख ही चुके हैं, बट फिर भी आज हम शुरू कर रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कौन सी डिफेंस कहा जाता है, जस्टिफिएबल डिफेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? श्वेता, हिंदी टर्मिनोलॉजी बताओ। न्याय संगत या तर्क संगत, न्यायोचित या न्याय संगत या तर्क संगत प्रतिरक्षाएं। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तर्क संगत या न्याय संगत प्रतिरक्षाएं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बैरक प्रोविजंस देखेंगे पहले, फिर उसके बाद जो अदर केस लॉज इंपॉर्टेंट या जो फैक्ट्स या कुछ मैगजीन्स या कोई रूल्स अगर इनसे रिलेटेड है तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 96 टू 99 तक के बैरक प्रोविजन समझेंगे, क्योंकि इसके बैरक प्रोविजन समझना बहुत कंपलसरी है, जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार या आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार भी इसको बोला जाता है। तो ये जो राइट है आपको, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये आपको कहां से मिला? सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी। इसमें ये बताया गया कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कि आप प्राइवेट डिफेंस में कोई भी चीज, कोई भी थिंग करते हैं तो वो कभी भी अपराध नहीं मानी जाएगी। ये चीज सेक्शन 96 में कही गई है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। सिंपली इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में आपको ये चीज बता दी कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप कोई कार्य करते हैं तो वो जो कार्य आपने अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किया है और उसकी वजह से किसी सामने वाली पार्टी को कोई हार्म पहुंच गया है, तो उस हार्म की वजह से आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। सामने वाला आ रहा था आपकी तरफ चाकू लेकर आपको मारने के लिए, आपने देखा चाकू लेकर मारने को आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं एक्टिविटी करोगे तो ये आकर सडनली आपने जो है चाकू मार देगा, मर जाओगे। तो आपने क्या किया कि आपने आसपास देखा कोई डंडा पड़ा था, आपने उठा के डंडा फेंक करके मारा और सामने वाले को हाथ पे न लगकर उसके सिर पे लग गया, तो उसको क्या हुआ? थोड़ा जोर से लग गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो क्या ग्रीवियस हर्ट के लिए आपको पनिशेबल किया जाएगा कि आपने सामने वाले को डंडा मारा? तो नहीं, आपने सामने वाला आपको अटैक करने आ रहा था, तो आपने अपने आप को अटैक से बचाने के लिए जो आपने उचित समझा, और जितना उचित समझा उतना आपने सामने वाले को हार्म कॉज किया, और इस कारण से आपका जो एक्ट है ये, जिसके कारण सामने वाले को हार्म हो गया, ये अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस। यही प्राइवेट प्रतिरक्षा है कि आपने अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए सामने वाले को हर्ट कॉज किया। अब आगे की सेक्शंस में आपको ये बताया जाएगा कि कितना हर्ट आप कॉज कर सकते हो, कब कर सकते हो और क्यों करना है। ठीक, पहले अभी हम सिर्फ बैरक प्रोविजन देखेंगे। देन सेक्शन 97 बात करती है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसका करोगे। तो इसमें लिखा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है या प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है, वो सिर्फ बॉडी की नहीं, प्रॉपर्टी की भी होती है। तो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
या आत्म प्रतिरक्षा का जो सिद्धांत है वो किस किस के लिए है? बॉडी के लिए, पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए, किसी व्यक्ति के शरीर के लिए और किसी व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो सेक्शन 96 में हमने क्या देखा? सेक्शन 96 में हमने देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में यदि आप कोई भी एक्ट करते हो जिसकी वजह से किसी पर्सन को जो आपको अटैक करने आ रहा था उसको कोई हार्म हो जाता है या उसको चोट लग जाती है, तो वो हार्म की वजह से या वो चोट लगने की वजह से आपका एक्ट अपराध नहीं है, क्योंकि वो एक्ट आपने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए किया है। देन 97 में हमें ये पता चला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो चीजों का होता है, बॉडी का और प्रॉपर्टी का। अब आगे और देखिए, किसकी बॉडी, किसकी प्रॉपर्टी, खुद की या दूसरे की भी। तो एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99। धारा 99 में अंतर्गत निर्बंधनों के अध्ययन हर व्यक्ति को अधिकार है। तो अब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है, ये जो अधिकार है, ये प्रत्येक व्यक्ति को है एक्सरसाइज करने का, लेकिन कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंडीशंस के साथ जो बताई गई है सेक्शन 99 में। ठीक है, तो जब भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करेंगे तो साथ में हमेशा सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस चलेंगी। सेक्शन 99 में बताया है कि कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, किसके अगेंस्ट आप यूज कर सकते हो, किसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो और कितने हद तक कर सकते हो, कितनी इंजुरी कॉज कर सकते हो सामने वाले को, ये सेक्शन 99 में आपको बताया है। तो कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना है तो उसके साथ जो रिस्ट्रिक्शंस है, उस पर जो निर्बंधन है, वो सेक्शन 99 में बताए गए हैं, वो हमेशा साथ में चलेंगे। क्लियर? तो अब क्या कर सकता है? एवरी पर्सन हैज अ राइट, ठीक है, और वो राइट हमेशा सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के अंडर रह करके एक्सरसाइज किया जाएगा। अब इस राइट में आप क्या डिफेंड कर सकते हो? टू डिफेंड, है ना, क्या डिफेंड कर रहे हैं हम, ये देखिए, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आए। पहली चीज तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खुद की बॉडी के लिए यूज किया जा सकता है और किसी दूसरे व्यक्ति की शरीर की रक्षा करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक, तो आत्म प्रतिरक्षा का सिद्धांत या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एक्सरसाइज टू डिफेंड आवर ओन बॉडी और द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, अपने शरीर की प्रतिरक्षा के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। वो भी कब? जब हमारी खुद की बॉडी या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हो रहा हो, कोई अपराध हो रहा हो, तब ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज होगा। यहाँ पर क्या वर्ड यूज है? अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विरुद्ध। चैप्टर 16 में कौन से अपराध बताए हैं आईपीसी में? जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो वो जितने भी ऑफेंसेस हैं जिसके कारण ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड हो सकती है, उन ऑफेंसेस के अगेंस्ट ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई एक्ट जो आईपीसी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने वाला ऑफेंस नहीं है, तो उस एक्ट के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करोगे। बॉडी को अफेक्ट करने वाले जो ऑफेंसेस हैं वो हमने पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, हाँ, ग्रीवियस हर्ट है, मिसकैरेज कॉज करना है ना, जितना भी चैप्टर 16 में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उसके अगेंस्ट। अब ऐसा कोई एक्ट छोटा मोटा जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है,
और उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर ले आदमी, तो नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपनी या किसी दूसरे की बॉडी के लिए अगेंस्ट में आपको यूज करना है तो वो हमेशा बॉडी को अफेक्ट करने वाला कोई ना कोई अपराध होगा, ऑफेंस होगा, तभी यूज कर पाएंगे। सेकेंड, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज होता है। कैसी प्रॉपर्टी? तो इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी कैसी भी हो सकती है, जंगम हो सकती है या स्थावर हो सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा की बात की जाएगी। भैया जब तुम्हारा घर है खुद का तो उसकी ही करोगे, कार है तो कार की नहीं करोगे, स्कूटर है तो स्कूटर की नहीं करोगे, पेन है तो पेन की नहीं करोगे। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल, चाहे जंगम संपत्ति हो चाहे स्थावर संपत्ति हो, उसकी प्रतिरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो? प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो ऑफ हिमसेल्फ or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass. खुद की संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति अगेंस्ट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये नहीं कह रहा है इसे आप अपनी संपत्ति, आपकी किसी संपत्ति पे कोई कब्जा करने आ रहा है तो ही आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है। दूसरे की संपत्ति पे भी कब्जा करने कोई आ रहा है, आप देख रहे हो, तो आपको लॉ ने अधिकार दिया है कि आप दूसरे की संपत्ति पर भी अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस आर ऑलरेडी डिफाइंड। आत्म प्रतिरक्षा, संपत्ति की आत्म प्रतिरक्षा के लिए सेक्शन 97 में गिनती के 4 अपराधों को बता दिया गया है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन से अपराध हैं जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे। तो वो अपराध है थेफ्ट यानी चोरी, रॉबरी यानी लूट, मिसचीफ यानी रिस्टी, क्रिमिनल ट्रेसपास यानी अतिचार। ये इन सारी डेफिनेशंस को हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे कि इनके इंग्रेडिएंट क्या है, कब चोरी होगी, कब रॉबरी कहलाएगी, कब रिस्टी कहलाएगी और क्रिमिनल ट्रेसपास कब कहलाएगा, वो हम आगे समझेंगे। तो ये 4 अपराध हैं। यदि कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी पर या किसी अदर की प्रॉपर्टी पर ये 4 प्रकार के अपराध करता है तो इनके अगेंस्ट में उस पर्सन को खुद जिसकी प्रॉपर्टी पर ये अपराध हो रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, या पड़ोसी की प्रॉपर्टी पे भी यदि कोई चोरी करने आ रहा है, रॉबरी लूट करने आ रहा है, मिसचीफ किया जा रहा है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जा रहा है, तो ये नहीं कि हम देख रहे हैं कि अरे वाह पड़ोसी का मकान है, घुसने दो चोरों को, हमें क्या लेना देना। नहीं, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं पड़ोसी की संपत्ति को बचाने के लिए भी, ये 4 अपराध हो या इनका अटेम्प्ट हो। लास्ट में क्या लिखा है? और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिस्की या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिस्की या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो चाहे तो चोरी कर रहा हो, रॉबरी कर रहा हो, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, मतलब ऑफेंस कमिट हो गया तो भी कर सकते हो, और अटेम्प्ट, चोर चोरी करने के लिए घुसने वाला था, आपने देख लिया, उसके पहले ही आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके उसको भगा दिया, तो आप यूज कर सकते हो प्रयत्न के मामले में भी। अब ये नहीं कि वेट करना है कि पहले चोर को अंदर घुस जाने तो चोरी कर लेने दो, जब निकलेगा सामान लेके बाहर तब करेंगे। अटेम्प्ट करते समय भी क्या कर सकते हैं, जो ये अपराध है इनके अटेम्प्ट के समय पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज किया जा सकता है। क्लियर? तो सेक्शन 97 हो गई है आपकी डायरेक्ट प्रोविजन की राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो यूज होता है वो बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए होता है। बॉडी, खुद की बॉडी किसी अन्य पर्सन की बॉडी, प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है।
बॉडी का प्रतिरक्षा हो या प्रॉपर्टी की प्रतिरक्षा हो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी एक्सरसाइज होगा जब वो किसी ना किसी ऑफेंस के अधीन होगा। मतलब जो पर्सन है, अगर उसकी बॉडी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस, कोई अपराध होगा, तो ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज होगा। अगर कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जो मॉरली तो गलत है लेकिन अपराध नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करेंगे। बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो मॉरली जो है गलत है लेकिन लीगली ऑफेंस नहीं है। बहुत से ऐसे एक्ट हैं, तो उनके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन बात करती है सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against the act of a person of unsound mind etc. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। पागल व्यक्ति, इंसेन पर्सन, अनसाउंड माइंड के जो पर्सन है, जो बच्चे हैं या जो इनकैपेबल हैं समझने, सोच समझ में परिपक्व है, तो ऐसे पर्सन्स के अगेंस्ट क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया जा सकता है। आप कोई पागल व्यक्ति आपको आकर के चाकू लेके आपके पास दौड़ जाए तो आप क्या करोगे? तो पागल है। क्योंकि हमने पहले ही जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर 4 है हमारा, तो जिसमें जो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट है, ये जस्टिफिएबल डिफेंस है लेकिन इसमें मेंस होता है ना। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या जो जस्टिफिएबल डिफेंस वाला ये जो पार्ट है, इसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज जब करते हैं तो इसमें मेंस तो होता है। क्यों? क्योंकि जब सामने वाला पर्सन हमारे ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम अपने बचाव के लिए सामने वाले के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये हमारे माइंड में इंस्टिंक्ट हो जाता है कि हमें सामने वाले को हार्म पहुंचाना है। मीन्स हमारे माइंड में इंटेंशन तो आ जाता है मारने का, और जैसे ही कोई एक्ट को इंटेंशनली किया जाता है तो वो मेंसरिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक सर्कमस्टेंसेस ये जुड़ी हुई है कि हम खुद से अपराध नहीं कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहा है हम उसको बचाव करने के लिए जो है एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसका डिफेंस मिल जाता है। ऐसा डिफेंस जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। मेंसरिया है लेकिन जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करने भी आ रहा है तो उसकी साइड से तो मेंसरिया है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो सोचने समझने के लिए समर्थ है, उसके पास तो सोचने समझने की भी बुद्धि नहीं है, तो उसकी साइड से तो गिल्टी इंटेंशन है नहीं। तो अनसाउंड माइंड का पर्सन या कोई बच्चा या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, दारू पिए हुए खूब नशे में है, उसको सही और गलत का पता ही नहीं है। जब सही और गलत का पता नहीं है और सेक्शन 85 मतलब अपनी इच्छा से अगर यदि उसने नहीं पी है तो भी वो भी बात मानी जाएगी, है ना। और फिर अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है तो उस समय उसके साइड से कोई गिल्टी इंटेंशन तो नहीं है। लेकिन हम अपने प्राइवेट डिफेंस में यदि उसको रोकने की कोशिश करने के लिए कोई एक्ट करते जिससे उसको इंजरी होगी, तो हम तो जानते हुए कर रहे हैं, तो हमारे साइड से तो मेंटली है। तो क्या आप ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 98 आपको ये अधिकार देती है कि when an act which would otherwise be a certain offense, कोई कार्य जो यदि कोई साउंड माइंड का पर्सन करता तो ऑफेंस होता, अपराध होता, अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, मतलब यदि कोई और पर्सन कर रहा होता तो वो ऑफेंस होता, इज नॉट दैट ऑफेंस, लेकिन वो अभी ऑफेंस नहीं है, बाय रीजन ऑफ यूथ, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of the person doing the act। जो एक्ट आपके अगेंस्ट हो रहा है तो उसको करने वाला जो व्यक्ति है वो यूथ है, बालक है, छोटा बच्चा है। द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की परिपक्वता के अभाव में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब वही फिर से घूम फिर के बालकपन में, और या कोई ऐसा 12 साल से कम उम्र का बच्चा जिसकी अभी सोचने समझने की शक्ति उतनी डेवलप नहीं हुई है, या 12, और फिर वो कोई एक्ट कर रहा है जिससे आपको हार्म हो सकता है। द अनसाउंड पर्सन पागल व्यक्ति है, इंसेन व्यक्ति है, या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति है 85 वाला।
तो अगर ये पर्सन कोई एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके द्वारा किया गया एक्ट क्या है, अपराध नहीं है। पूरी सेक्शंस लागू हो गई 82 से 85 तक की। 82 में बच्चा, 83 में 12, मतलब 7 से ऊपर 12 का बच्चा, ठीक है। फिर अनसाउंड माइंड 83 में, 84 में, एंड देन 85 में इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। ये उनकी बात हो रही है। 82 से 85 के जो पर्सन है, इनके एक्ट अपराध नहीं है। तो वही यहाँ पर लैंग्वेज यूज की गई है कि जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझने की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृतता और या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के भ्रम के कारण अपराध नहीं है। मिसकंसेप्शन की पॉइंट है, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन। हम पढ़ चुके हैं कि यदि मिसकंसेप्शन में कोई काम किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं होता। तो भ्रम के कारण भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया है तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन भाई आपके ऊपर तो हमला कर रहा है ना, सामने वाला भले ही पागल है, लेकिन वो तो आपको मारने रहा है। तो ये कहा गया है कि तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसे अपराध होने की दशा में रखता। तो एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट which he would have if the act were that offense। कि यदि ऐसे व्यक्ति ये काम नहीं कर रहे होते, कोई समझने वाला व्यक्ति, कोई एडल्ट पर्सन, कोई सेन पर्सन ये एक्ट करता, तो वो ऑफेंस होता और फिर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करने के लिए कैपेबल होते। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया ठीक है, पागल भी व्यक्ति है तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे, तब भी आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को ऐसे सेम तरीके से यूज कर सकते हो मानो कोई सेन पर्सन यूज कर रहा है, आपके अगेंस्ट कोई सेन पर्सन ऑफेंस कमिट कर रहा है। क्लियर? अब इसको इलस्ट्रेशन देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। पागल है, ले गया चाकू दौड़ के। जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, तो जेड क्या है, तो या जो है वो पागल है, तो या किसी अपराध का दोषी नहीं है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन जो पागल नहीं होता और वो अटेम्प्ट करता किल करने का, तो अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाती, ऑफेंस होता। लेकिन अब चूंकि ये पागल है, इसलिए इसकी साइड से तो ये किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। लेकिन बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेम। यदि जेड पागल नहीं होता और उसके ऊपर मारने के लिए अटैक कर रहा होता, तो फिर वो प्राइवेट डिफेंस यूज करता, तो वैसे ही सेम अधिकार अभी भी उसको है, भले ही जेड पागल है। उसकी साइड से ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपको तब भी अधिकार है, क्योंकि जस्ट अभी हमने 97 में क्या पढ़ा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस वाला एक्ट हो, कोई अपराध हो रहा हो आपकी बॉडी के अगेंस्ट, तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो 4 अपराधों में से कोई अपराध हो रहा, तो आप प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे। लेकिन अब एक्सेप्शन 82 से 85 तक के एक्सेप्शन में जो पर्सन आ रही है, जो कैटेगरी आ रही है, उनके द्वारा एक्ट तो कभी अपराध होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान नहीं बचाएंगे, आपको पूरा पूरा तब भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, जो कि वो जस्टिफिएबल है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए। ए एंटर्स बाय नाइट, अब ये मिसकंसेप्शन पे है, भ्रम के कारण। ए एंटर्स बाय नाइट अ हाउस which he is legally entitled to enter, का रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। खुद के मकान में ही एंट्री कर रहा है, मतलब हम अपने खुद के मकान में एंट्री करने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है ना, लेकिन क्या हुआ, नाइट में, रात में एंट्री कर रहा है, चुपके आ रहा है कि मम्मी पापा से डांट ना मिल जाए, आ रहा होगा लेट नाइट। तो जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर अटैक्स ए। अब उनके पापा जी जो थे जेड, उनको क्या लगा कोई चोर घुस रहा है, नींद खुली, तो उन्होंने ए के ऊपर अटैक कर दिया चोर समझ करके। फॉर अ हाउस ब्रेकर, उन्होंने
समझा कि ये हाउस ब्रेकर है। हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर दिस मिसकंसेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस। तो यहाँ पे पिताजी ने जो ए पे अटैक किया मिसकंसेप्शन में, चोर समझ करके, इस भ्रम में कि चोर है, तो उनकी साइड से तो कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब उनको लगा चोर है तो वो डंडा ले जाके गए और उनने डंडा ले जाके सिर पे मार दिया, तो उनने कोई ऑफेंस नहीं क्योंकि मिसकंसेप्शन में था। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट Z, which he would have if Z were not acting under that misconception। तो अब यहाँ पे जो A है जो चुपके चुपके घर में घुस रहा था, यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब या उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। तो यहाँ पर अपना बचाव करने के लिए जो ए है वो कुछ भी कर सकता है ना, कि उसको लगा कि अरे बहुत जोर से लगने वाला है तो वो पापा को धक्का दे दे, और धक्का देते मतलब कि भाई मैं हूँ और क्या करता, धक्का दे देता कि डंडा जोर से ना गल जाए, और धक्का देने की वजह से सपोज करो उनके पापा जाके पीछे गिर जाते और किसी चीज में उनका सिर टकरा जाता और उनको ब्लीडिंग होने लगती, उनकी डेथ हो जाती। तो क्या यहाँ पे क्या मतलब ए जो है वो लाइबल होता, तो कहा नहीं भैया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का फिर उसको अधिकार मिल जाता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था ट्रेजेडी, इसलिए भाई कभी भी अपने घर में चोरी छुपे ना घुसना। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो ये आपके इलस्ट्रेशन हो गए, मिसकंसेप्शन का हो गया और उसका हो गया। अब देखिए सेक्शन 99, जो मेन एक्सेप्शन है वो 99 में बताया गया है कि अब जो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, कितने हद तक करना है और किसके अगेंस्ट नहीं करना है। तो देखिए, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो इस सेक्शन में आपको क्या बताया गया है, ऐसे एक्ट बताए गए हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। पढ़ते हैं, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under colors of his office, though that act may not be strictly justified by law। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। तो अब इन्होंने कहा है कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ड्यूटी की डिस्चार्ज करते हुए गुड फेथ में कोई ऑफिशियल एक्ट कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करने लग जाओगे। लेकिन एक कंडीशन है कि पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कब? यदि उस पब्लिक सर्वेंट के एक्ट करने से आपको ये लग रहा है कि इन आपको क्या है, एप्रीहेंशन है ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, मृत्यु या घोर उपहति की आशंका यदि आपको हो गई है कि ये जो पर्सन है ये ऐसा एक्ट करने वाला है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या मुझे घोर उपहति होगी, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर टू। क्योंकि इसमें स्पेसिफिक ऊपर क्या लाइन दी है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, मतलब
जब तक आपको ये एप्रीहेंशन नहीं हो रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी या आपको ग्रीवियस हर्ट होगा, मतलब आपको ये पता है कि जो पुलिस वाला आया है आपको पकड़ने के लिए वो सिर्फ आपको डंडा मारेगा, तो ये नहीं कि वो आपको डंडा मारेगा तो तुम उसको उठा के ईंट गुम्मा फेंक के मार दो। अरे मैं तो मैं तो प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था। अरे पागल हो क्या, वो तुम्हें गिरफ्तार करने आया था प्राइवेट डिफेंस? वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करने आया, तुम लगे हो उसको मुंह में वो पत्थर मारने के लिए? नहीं। लेकिन अब छोटे मोटे चोर हो, 500,000 रुपए की चोरी की है और पुलिस वाला तुम्हारे ऊपर बंदूक तान दे, मतलब कोई वार्निंग ही नहीं दे रहा, कुछ नहीं, आके सीधा बंदूक गोली चलाई दी, सपोज करो, और एक आध गोली जो है यहाँ वहां लग गई, तुम्हें नहीं लगी, यहाँ वहां लग गई, तो अब क्या हुआ, तुम्हें मृत्यु की आशंका हो गई या ग्रीवियस हर्ट की आशंका हो गई कि यार ये पागल है क्या, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, कर तो रहा हूँ अपने आप को सरेंडर, लेकिन तुम देख रहे हो कि वो अननेसेसरी क्या है, गोली पे गोली चलाया जा रहा है। तब आप प्राइवेट डिफेंस में, अब यदि वो पर्सन उस पुलिस ऑफिसर को कोई हार्म पहुंचा दे, तब फिर प्राइवेट डिफेंस का यूज वो कर सकता है। तो सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, तो पहला ग्राउंड क्या हो गया कि कभी भी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट जो वो गुड फेथ में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते के समय गुड फेथ में यदि कर रहा है, तो उसके एक्ट के अगेंस्ट कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता, जब तक, एक्सेप्शन क्या होगा, जब तक आपको उसके एक्ट से आपकी मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट होने की एप्रीहेंशन ना हो। अब ये जो एक्ट है जो पब्लिक सर्वेंट करने आया है गुड फेथ में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, लास्ट में लाइन लिखिए, दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। मतलब जो पब्लिक सर्वेंट जो एक्ट करने आया है ऑफिशियल ड्यूटी में, हो सकता है कि वो वैसा एक्ट करने के लिए बाय लॉ जस्टिफिएबल भी नहीं है उसका एक्ट, लेकिन उसके एक्ट्स में वो कहीं ना कहीं शामिल है, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये कह के यूज नहीं कर सकते कि सर ये जो आए थे ये तो अपना जो एक्ट कर रहे थे इनका एक्ट बाय लॉ जस्टिफिएबल नहीं था इसलिए मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर दिया। नो। अब जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट से बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते प्रॉपर्टी की, जब भी विवाद होते हैं या कभी कंपनसेशन से रिलेटेड विवाद होते हैं, तो बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी को सेल करने की डिग्री आती है कि इनकी प्रॉपर्टी को सेल करवा दिया जाए, फॉरफीचर करवा दिया जाए, संप्रहण का आदेश आता है न्यायालय से। तो अब जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जाए वहां पे, भाई किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी को सेल करने की डिग्री दी है, इनकी प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो सेल करवाने वाले जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर जाएं और उसके कि भैया आप मकान खाली करो, आपका मकान जो है बिकना है, तो वो तो डिक्री के अनुवर्तन में आए हैं मकान खाली करवाने, तो वो मकान खाली करवाने आए, तो अब जो कब्जे में जो है वो क्या करने लगे, सेल्फ डिफेंस यूज करने लगे, प्रॉपर्टी का सेल्फ डिफेंस, कि अरे ऐसे कैसे जो है आप हमारा जो है मकान खाली करवाने आ गए, हम तो सेल्फ डिफेंस का यूज करेंगे, है ना। तो वो ये नहीं कहेगा कि सर ये क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहे हैं, वो क्रिमिनल ट्रेस पास थोड़ी कर रहे हैं, उनको तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर मिला है कि आपको मकान खाली करवाना है, बिकना है मकान, तो वो तुम्हारे घर में घुसे और तुमने से बोल रहे हैं मकान खाली करो, तुम कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने तुम्हारा सामान उठा के बाहर रखवाना शुरू कर दिया, तो तुमको क्रिमिनल ट्रेस पास कर रहे थे, इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज किया। नो। ठीक। उसके बाद एक सेकेंड, हेलो, हाँ मम्मी क्लास, हाँ क्लास चल रही, ओके सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब पहला तो हो गया पब्लिक सर्वेंट का एक्ट, ठीक, तो ध्यान रखना कौन से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब यूज नहीं किया जा सकता, पब्लिक सर्वेंट के किसी भी एक्ट के अगेंस्ट जो वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय गुड फेथ में कर रहा है, भले ही वो एक्ट स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना हो। दूसरा है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under colors of his office, though the direction may not be strictly justifiable by law। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए
लोक सेवक के निर्देश से, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करना है, लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायोचित ना भी हो। अब यहाँ पर सेकंड क्लॉज में क्या हुआ, ऊपर डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ नीचे वाले क्लॉज में पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम करने वाले लोग, जैसे हमने पढ़ा है आईपीसी में कि पब्लिक सर्वेंट जज भी कौन कहलाता है, पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। तो जज ने कोई ऑर्डर दिया वही, तो उसके ऑर्डर के अनुवर्तन में काम करने वाले कौन हो गए, उसके निर्देश पे काम करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वही पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे काम करने वाले व्यक्ति यदि अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय कोई एक्ट करने जाते हैं तो उनके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं करते। कंडीशंस आर सेम कि जब तक कि आपको डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन ना हो, ठीक है, और चाहे वो एक्ट जो निर्देश मिला है उनको भले ही वो निर्देश स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ ना भी हो, विधि, ठीक है। अब आगे क्या है इसमें और देखिए, तो फर्स्ट क्लॉज में क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो तो उनके एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं होगा। सेकंड क्लॉज में कह दिया कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर यदि कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके एक्ट के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं होगा जब तक कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन ना हो, वो भी रीजनेबल, है ना, रीजनेबल कॉज के साथ, मतलब आपको लगना चाहिए कि हाँ वाकई में ऐसा होने वाला है। थर्ड क्लॉज में क्या दिया है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव recourse to the protection of the public authorities। अब ये बात हो रही है इंडिविजुअल, अभी तक तो पब्लिक सर्वेंट की एक्ट की बात हो रही है, अब हो रही है इंडिविजुअल कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और कोई दूसरा नॉर्मल पर्सन आपके ऊपर अटैक करने आया है, तो आप अपने बॉडी की प्रतिरक्षा के लिए, आप अपनी बॉडी के डिफेंस के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कब करेंगे, तो उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। अब आपने देखा, हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी की कंडीशन में चार चीजें बताई हैं, चोर चोरी करने आया, डकैत लूट करने आए, रिश्ती मतलब मकान में आग वाग लगा दी, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो अब ऐसा नहीं कि चोर चोरी करने आया तो आपने जाके सीधा उसको गोली मार दी, चला दी या उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। आप देख रहे हो कि जो चोर है वो आया है, सिंगल चोर है, अकेला चोर है, दुबला पतला सा, तो आपको लगता है कि मैं जो है अभी आसपास से या पब्लिक अथॉरिटी कोई आसपास थाना क्षेत्र है या कुछ है तो मैं जल्दी से कॉल कर सकता हूँ, तो आपको प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करना है। आप क्या करो, आप चुपचाप अकेले कमरे में जाकर धीरे से पुलिस को कॉल मिलाकर बोलो कि सर मेरे घर में जो है चोर घुस आए हैं और आप जो है जितना जल्दी हो सके प्लीज आइए, और फिर उसके बाद आप कोशिश करो उसको रोकने की। अगर वो रुकता है तो ठीक, पुलिस आने में लेट होती है तो ठीक। अब वो जो चोर है वो अपने साथ कुछ आर्म्स भी लेकर आया है और अब आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, तब फिर आप कुछ ऐसा एक्ट करो कि आप अपनी जान बचाने के लिए आपने उसको हार्म कॉज कर दिया। सेकंड चीज, आपको किसी पर्सन ने बंधक बना लिया, ठीक है, कोई सपोज करो कोई किडनैप करके आपको ले गया, कोई किसी ने बंधक बना लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आसपास कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी समझ में आ रही है, यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज है, संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, ये कौन गुदागादी कर रहा है, उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। अगर समय है मतलब इतना आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बीच में कुछ ऐसा समझ में आ गया कि हाँ हम आसपास से या हम जो है पब्लिक अथॉरिटी की किसी की हेल्प ले सकते हैं, तो आपको पहले वो लेना है और फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है
बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस में ऐसा होता है कि लोग किडनैप करके लेके जा रहे हैं किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको हाथ पैर मार सब बांध बूंद कर रखा गया है, और कहीं एक जगह पर गाड़ी रोकी गई, और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी जहां पर रोकी गई है और वहां सामने कोई पब्लिक अथॉरिटी आपको नजर आ गया, कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला या कुछ, और आपको मौका भी मिला है, तो आप जैसे ही हो सके उससे कोशिश करो हेल्प लेने की। और फिर नहीं तो बाद में जब आप इस कंडीशन में रहोगे कि आप हेल्प ले ही नहीं सकते, तो फिर आपको प्राइवेट डिफेंस को यूज करना ही है। तो बस कुल मिलाकर के क्या है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटी की सहायता प्राप्त करने का समय है, उसके बाद भी जबरदस्ती आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करो, ज्यादा दिखाओ हीरो बनना है, अरे हम तो हीरो हैं, हम ही सिंघम बनेंगे, हमें सामने वाले सिंघम की हेल्प नहीं लेना, तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मार्केट में आप देखिएगा कभी भी जो एकदम मेन मार्केट होता है बहुत सी जगह पे, जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूं मेरे एरिया में, तो मेरे एरिया में जो भोपाल में मेन सिटी है, चौक एरिया जिसको बोलते हैं चौक मार्केट, तो वहां पर हमारी जो शॉप है और जो पूरा ज्वेलरी शॉप है, मतलब वो पूरा ज्वेलरी मार्केट जो है, वो ज्वेलरी मार्केट है और बीचों बीच ज्वेलरी मार्केट के पुलिस स्टेशन। अब अगर किसी ज्वेलरी शॉप पर, और वो पुलिस स्टेशन है मतलब वो 24 घंटे खुला रहता है, अब यदि किसी ज्वेलरी, बहुत सारे ज्वेलरी शॉप है और ऊपर वहां पे लोग रहते भी हैं, अब किसी के घर पे यदि वहां पर कोई डकैत, कोई चोर रात में घुस जाए, तो इतने पास में पुलिस स्टेशन है, उतने लोकल एरिया में सराउंडिंग में, कि वहां से अगर चिल्ला करके भी कोई बुलाना चाहे तो पुलिस वाले तुरंत जो है वहां से निकल के पहुंच सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन की बात की जा रही है। अगर आपके पास समय है तो एक्चुअली में है ये हमारे यहाँ पे कंडीशन रियलिटी में, मतलब कि ज्वेलरी शॉप्स बनी हुई है ऐसे राउंड करके पूरे मार्केट में, ऊपर लोग भी रहते हैं, मतलब उन्हीं की फैमिली, नीचे शॉप्स हैं, और बीचों बीच बिल्कुल पुलिस स्टेशन बना है। तो अगर इतने पुलिस स्टेशन के आजू बाजू वाली बिल्डिंग में यदि कोई चोर घुसेगा, वैसे तो घुसेगा नहीं क्योंकि पुलिस स्टेशन बाजू में आज तक घुसा भी नहीं है, अगर घुसेगा तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने की जगह वहीं खिड़की से भी जोर से चिल्ला देगी ना, तो पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, और क्या बताया इसमें। अब इसमें बताया है नेक्स्ट क्लॉज में, एक्सटेंड टू विच द राइट में एक्सरसाइज, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर रहे हो, तो इसको आप कितनी लिमिट तक यूज कर सकते हो? क्या किसी की जान ले लोगे? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम पे किसी को मार डालोगे? तो ये चीज बताई गई है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितना प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए करनी आवश्यक है। इन्होंने कहा है कि जितना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करना जरूरी है आपको उतना ही करना है, अननेसेसरी ज्यादा यूज नहीं करना है। इसको बोला जाता है गोल्डन स्केल नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गोल्डन स्केल नियम। हिंदी में टर्मोलॉजी देखना मिल जाए तो, मेरे पास कंटेंट एक्चुअली में इंग्लिश में है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो आप हिंदी में देखना इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, ये जो एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि कितने विस्तार तक यूज कर सकते हैं, तो इसमें कहा है कि किसी भी कंडीशन में आप उतना इंजुरी कॉज नहीं करोगे किसी को, जितना जरूरी है उतना ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते समय उतनी ही
आप हानि या उतनी ही हानि सामने वाले को कॉज करोगे जितनी जरूरी, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या बोला जाता है, गोल्डन स्केल रूल। पूछते हैं कि गोल्डन स्केल रूल कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 99 में। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके यहाँ पर कोई चोर आया, रात के समय आया, चोरी करने आया, और जैसे ही वो चोरी करने आया और चोरी करने घुसा तो आवाज आ गई कि भाई कोई घुसा है। तो पूरे फैमिली मेंबर्स जो है डंडा लेकर के दौड़ पड़े, और फैमिली में 10 मेंबर्स थे और 10 मेंबर्स ने उस चोर को क्या कर लिया, घेर लिया डंडा लेकर के। और वो चोर जो है सिर्फ चोरी करने के पर्पज से आया था, उसके पास कोई आर्म्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो बिल्कुल निहत्था था। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अब 10 लोगों को डंडा देकर तो वो वैसे ही डर जाएगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है कि आप उसको पकड़ लो और पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस वालों को बुला करके पुलिस वालों को दे दो। ये ज्यादा है तो 1-2 डंडे मार लो। अब आप सोचो कि 10 के 10 मिलकर के उसको इतने डंडे मारे कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, एंड देन द फैमिली मेंबर्स वांट टू टेक डिफेंस ऑफ पब्लिक, सॉरी प्राइवेट डिफेंस, तो नहीं। अब उनको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मर्डर कर दिया है सामने वाले का। आप मार रहे हो जान से, फिर बोल रहे प्राइवेट डिफेंस में मारा। तो प्राइवेट डिफेंस का लाभ भी तभी मिलता है जब पूरे सर्कमस्टेंसेस, पूरी कंडीशंस फुलफिल हो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जिस पर्सन ने आप पर अटैक किया या जो पर्सन आपके अगेंस्ट जो अपराध कर रहा है, वो अपराध उसने किस स्केल में किया, कितने उसकी क्या ग्रेविटी थी, क्या उसके पास हथियार थी। अगर उसकी, अब ये चोर, अब इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा उल्टा कर दीजिए। चोर रात में घुसा, उसने चोरी करना स्टार्ट किया, आवाज आई घर के किसी मेंबर को, घर में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 बूढ़े बूढ़ी थे। तो लेकिन वो जो अंकल जी थे वो अपने सेल्फ डिफेंस की पर्पज से कुछ ना कुछ चीज रखे रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन है, देखें। वो देखने को गए तो उन्होंने देखा कि अरे सामने जो है कौन है, चोर है। तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और चिल्लाया कि वो डर के ही भाग जाए, कि जो भी है घर तुरंत निकल जाए, मेरे पास रिवॉल्वर है वरना मैं रिवॉल्वर से शूट कर दूंगा। ये तो भाई अब ये तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में चल रहा है सब कुछ। तब भी वो चोर जो है माना नहीं, और ये जो दादाजी थे 60 साल के, इनने क्या किया, रिवॉल्वर उठाई और उसको टारगेट भी किया कि तुम जा रहे हो या मैं गोली चला दूं। तब भी वो नहीं मारा, और इसने क्या किया चोर ने, कि जैसे इसने देखा कि ये मुझ पर निशाना साध रहे हैं, तो चोर ने उल्टा अपना रिवॉल्वर निकाला और दादाजी को शूट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उल्टा हो गया। अब यदि वो चोर रिवॉल्वर जैसे ही निकालता और दादाजी देखते कि इसने रिवॉल्वर निकाली, और दादाजी तुरंत उसको शूट कर देते, और वो चोर को या तो पैर में गोली लगती तो उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता, या सपोज करो मर भी जाता। तो इस केस में दादाजी को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मिल जाता। क्यों? क्योंकि वो कह सकते थे कि चोर चोरी करने आया था, मैंने उसको बार बार वार्न भी किया लेकिन वो नहीं जा रहा था, और मैंने अपने उसको सिर्फ डराने के लिए बंदूक दिखाई, लेकिन उसने जो है बंदूक निकाली और फायर भी कर दिया। तो फिर जब उसने फायर कर दिया और उसका चूक गया, तो फिर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको जो है बंदूक मारी। तो यहाँ पे अब जो है ग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 1। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant। अब ये जो 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और एक्सप्लेनेशन सेकंड, ये जो सेक्शन 99 में हमने ऊपर जो पढ़ा है ना कि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट जब वो गुड फेथ में ऑफिशियल ड्यूटी करते समय कोई एक्ट कर रहे, तो उनके एक्ट के अगेंस्ट हम क्या नहीं कर सकते, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। तो उसके कुछ एक्सेप्शन बताए हैं कि कब आप कर सकते हो। तो एक एक्सेप्शन तो साथ में ही चला है कि यदि आपको ग्रीवियस हर्ट और डेथ होने का एप्रीहेंशन है पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। उसके अलावा
फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड में भी कुछ एडिशनल कंडीशन दी गई है। क्या कि a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जबकि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। मतलब जब कोई पब्लिक सर्वेंट आपके घर पर घुसने लगा और आपको डिसपोजेस्ट करने लगा और फिर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहे हो इस कंडीशन पे कि आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन जो है पब्लिक सर्वेंट है, या आपके पास विश्वास करने का कारण ही नहीं है कि ये सामने वाला जो है ये कोई पब्लिक सर्वेंट हो, फिर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर दिया, तो आप बच जाओगे, तो आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं था। लेकिन पता चलने के बाद यदि आप प्राइवेट डिफेंस यूज करते हो तो नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन ऑफिसर आए, कोर्ट का ऑर्डर था मकान खाली करवाने का, एग्जीक्यूशन ऑफिसर्स आए मकान खाली करवाने के लिए, ना तो वो अपने ड्रेस कोड में थे जिससे आप उनको देख करके समझ पाते, देख करके आपको लगता कि ये कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो नॉर्मल बढ़िया हीरो स्टाइल में जीन्स पैंट और चेन वेन और हाथ में लपेट के गुंडे जैसे बन के आ गए, तो आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये तो कोई गुंडा है, विश्वास करने का कारण नहीं है। मतलब विश्वास करने का कारण क्या है भाई, ऐसे ही कुछ होगा, आ गए सलमान खान बन के, आ गए क्या कुछ भी बन के कि भैया समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम भैया पब्लिक ऑफिसर हो, पब्लिक सर्वेंट हो कि गुंडे हो, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है, घुसे चले आ रहे हो, बस आपने ही साथ सामान फेंकना शुरू कर दिया। तो अब यदि व्यक्ति अपना प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी एक्ट कर दे, लाठी उठा के मार दे, शूट कर दे, कुछ भी अपना जो उसको समझ में आ रहा कर दे, तो फिर ये कहा गया कि उसको बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो पब्लिक सर्वेंट है और ना ही उसके पास बिलीव करने का कारण था कि वो समझ पाता कि पब्लिक सर्वेंट है। पहला ग्राउंड। सेकंड देखिए, सेकंड एक्सप्लेनेशन में, a person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or has reason to believe। अब डायरेक्शन वाली बात हुई है, यहाँ डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट सुधारा है। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था क्लॉज में कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम करने वाला कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही आप यूज कर सकते हो। कब? अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव that the person doing the act is acting by such discretion, or unless such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing, unless he produces such authority if demanded। क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, मतलब कर सकता है यूज, जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है। मतलब जो व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पे काम करने आया है, तो जिसके घर में आप काम करने गए हो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन से, तो उस पर्सन को ये नहीं पता कि आप जो है किसी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम करने के लिए आए हो, इस चीज की जानकारी नहीं है। ठीक, पहला क्या हो गया कि जिस पर्सन के घर में आप आए हो उस पर्सन को ये जानकारी नहीं है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पे कार्य करने आए हो, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन ना कर दे। अब कोई ऑथोरिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, अरे तुम्हें कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि मकान खाली करवाना है, तो तुम कोर्ट का ऑर्डर दिखाओगे ना, सामने वाले का दरवाजा खटखटाओगे, बोलोगे कि सर
ये जो है आपके मकान खाली करने का ऑर्डर कोर्ट से आया, हमें आपका मकान खाली करना है, ये ऑर्डर देती है। प्राधिकार का कथन मतलब अथॉरिटी, बताओ आप अथॉरिटी की आपको अथॉरिटी मिली है, मैं ऑथराइज हूँ ये काम करने की। अब ये थोड़ी कि सीधा गेट पे नहीं खटखटाया, गेट में सीधी लात मारी, गेट टूट के अंदर और अंदर घुसे और बोला कि चलो उठाओ सामान बाहर फेंकना शुरू करो, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही चीज, ठीक है, या जिसके अधीन में कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है तो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। यदि रिटन अथॉरिटी है, अब अरेस्ट वारंट आता है, आप अरेस्ट करने आए हो, एक तो आप सिविल ड्रेस में आ गए, पुलिस की वर्दी में आप आए नहीं और अरेस्ट करने, सिविल ड्रेस में आ गए, तो कहने लगे चलो थाने तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। सामने वाले ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा, पहले तो उसको डाउट हुआ कि तुम पुलिस वाले हो कि नहीं हो, तो अब वो क्या बोलेगा, अरेस्ट करने आप पुलिस वाले हो, बोलेगा हाँ, दिखाओ अरेस्ट वारंट। तो उसने कहा कि अरेस्ट वारंट दिखाओ, तो जब तक आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिखा दोगे या आप नहीं दिखाता है वो प्राधिकारी, तो फिर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर लेगा। उसको वो कैसे माने कि तुम अरेस्ट करने के लिए आए हो, तो सिविल ड्रेस में, ऊपर तुम अथॉरिटी तुमसे बोल रहे हैं कि दिखाओ भाई रिटर्न तुम्हारी प्राधिकार, तो तुम वो भी नहीं दिखा रहे हो। और फिर ये अपने प्रतिरक्षा के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करता है और बाद में उसको पकड़ के ले जाते हैं और बोलते कि सर मैं इसको अरेस्ट करने गया, इसने मुझ पे हमला कर दिया। तो वो बोल सकता है कि सर मैंने इसलिए हमला कर दिया, सिविल ड्रेस में आए थे, ऊपर से उनसे बोला अरेस्ट वारंट दिखाओ, तो इनने दिखाया नहीं, तो उसको पब्लिक सर्वेंट को हार्म पहुंचाने के लिए कोई धारा नहीं लगेगी, उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लाभ मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर हुई ये चीजें? कोई डाउट है इतने तक में किसी को भी? नो मैम। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ और जो चीजें रहेंगी वो हम पढ़ेंगे बाद में, जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट और चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम डायरेक्ट प्रोविजन कंप्लीट करेंगे। अभी हमने आज की क्लास में 99 तक डायरेक्ट प्रोविजन कंप्लीट किए, अब हम 100 to 106 डायरेक्ट प्रोविजन कंप्लीट करेंगे। देन पूरा होल हम जो है इसका केस लॉज और फैक्ट्स और मैगजीन जो भी कुछ है वो सब हम एक पर्टिकुलर क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल अब हमें इसमें 2 क्लास और लगेंगी, बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर अपन लोग। बाय बाय। मैम कल के क्लास का वीडियो भेज दीजिएगा प्लीज। जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम।